तो आज मैं आपके लिए आया हूँ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर और ये सीबीटी टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। टेस्ट का नाम देखें तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सीएनडब्ल्यू लेवल 6 25% पीआरक्यू का है। और एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो 25/10/2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 थे जिसमें कि 100 करना था। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएनडब्ल्यू स्टाफ हैं, जे या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विल आइसोलेटिंग डीबी द पोजीशन ऑफ द हैंडल इज रिलेशन टू रेल लाइन शैल बी। जब हम डीबी को आइसोलेट करते हैं तो उसका आइसोलेटिंग हैंडल जो है वो रेल लाइन के किस स्थिति में रहता है, रेल लाइन के संबंध में हैंडल की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हमारा जो डीबी है, जो इसमें आइसोलेटिंग हैंडल होता है, वो अगर इस तरह से रहता है, ये वर्टिकल कहलाता है। अगर इस तरह से रहता है तो इसका मतलब ये हुआ डीबी जो हमारा है फंक्शनल है, यानी डीबी जो हमारा है आइसोलेट नहीं है। अगर ये लीवर जो है, अगर ये हमारा डीबी है और ये लीवर अगर सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमारा डीबी है ये आइसोलेट किया हुआ है, आइसोलेटेड डीबी है। तो जब भी अगर आपका डीबी का आइसोलेटिंग हैंडल अगर हॉरिजॉन्टल दिखे तो इसका मतलब डीबी आइसोलेटेड है, यानी डीबी को आइसोलेट करने के लिए हैंडल को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना पड़ता है, तो डीबी आइसोलेट हो जाता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। पटरी से रेल लाइन के टॉप से सेंटर ऑफ बफर, यानी कि बफर का जो सेंटर होता है उसके बीच का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1105 mm। मैक्सिमम हाइट 1105 mm होता है। और अगर मिनिमम हाइट की बात की जाए तो मिनिमम हाइट दो कंडीशन में होते हैं। एक तो टेयर जो एम्प्टी होता है, यानी कि कोच एम्प्टी पोजीशन में वो खाली हो, तब एक मिनिमम हाइट होता है, और एक लोडेड पोजीशन में होता है। तो एम्प्टी पोजीशन में अगर देखें तो वो 1090 mm होता है मिनिमम हाइट। खाली गाड़ी 1090 mm, खाली गाड़ी का बफर हाइट 1090 mm से कम नहीं हो सकता है। और जब गाड़ी लोड है तो वो होता है 1030 mm। गाड़ी लोड होने के बाद 1030 mm मिनिमम बफर हाइट होता है, इससे कम बफर हाइट अलाउ नहीं किया जाता है। चलिए अगला सवाल। अच्छा, इसका जो ऑप्शन देख ले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 1105 mm। सवाल नंबर 3, द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक एट ऑर्गेनेटेड पॉइंट इज। जो कोचिंग स्टॉक होता है उसका ब्रेक पावर परसेंटेज शुरुआती स्टेशन में कितना होना चाहिए। जो शुरुआती पॉइंट होता है गाड़ी का वहाँ पे कितना होना चाहिए, तो ये होता है 100%। 100% होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। सवाल नंबर 4, पैटर्निटी लीव कैन बी गारंटेड विद इन डैश मंथ्स। जो पैटर्निटी लीव होती है उसको कितने महीने के अंदर लिया जाता है। तो देखिए, जो पैटर्निटी लीव होती है ये होती है तो 15 डेज की, 15 दिन की होती है। और जब इसको लिया जाता है वो 6 महीने के अंदर लिया जाता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 6 महीने के अंदर अगर आपने पैटर्निटी लीव नहीं ली तो ये लीव अपने आप लैप्स हो जाता है, फिर बाद में आप इसको नहीं ले सकते। सवाल नंबर 5, परमिटेड लगेज अलाउड फॉर सेकेंड क्लास पैसेंजर्स। जो सेकेंड क्लास के पैसेंजर होते हैं उनको जो लगेज होता है वो कितना केजी पर हेड अलाउ है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो सेकंड क्लास होता है उसमें जो लगेज होता है वो 35 केजी होता है। सेकंड क्लास का जो लगेज होता है वो 35 केजी होता है। और अगर हम AC 3, AC चेयर कार और स्लीपर SL की बात करें तो इनमें जो लगेज अलाउ होता है वो 40 केजी होता है पर हेड। एक आदमी के ऊपर 40 केजी होता है। और अगर हम AC 2 की बात करें तो AC 2 में ये 50 केजी होता है। और अगर AC फर्स्ट की बात करें तो AC फर्स्ट में ये 70 केजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है सेकंड क्लास पैसेंजर के लिए, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 35 केजी पर हेड। सवाल नंबर 6,
पिस्टन स्ट्रोक कोच ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इज, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का अगर पिस्टन स्ट्रोक की बात की जाए तो ये होता है 32 mm। पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। जबकि ब्रेक सिलेंडर का अगर डाया की बात की जाए, डाया ऑफ BC, तो ये होता है 8 इंच। 8 इंच इसका डाया होता है। तो अगर ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 mm। सवाल नंबर 7, कोच में AC के आधार पर रहता है, डैश के आधार पर रहता है, AC इन ए कोच स्टैंड एज, यानी कि कोच में AC क्यों लगा रहता है? तो एयर कंडीशनिंग के लिए लगा रहता है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज़ है, वातानुकूलन, वातानुकूलन और वातानुकूल, एयर कूलिंग और एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एयर कंडीशनिंग। AC एयर कंडीशनिंग के लिए लगा रहता है। चलिए सवाल नंबर 8, BC का विस्तार रूप, फुल फॉर्म ऑफ BC, BC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BC का फुल फॉर्म ब्रेक सिलेंडर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर। सवाल नंबर 9, BP प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, वर्किंग ट्रेन के अंदर BP का प्रेशर कितना होता है? तो ये 5 किलोग्राम होता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10, कंडमिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन थ्रेड ऑन BG व्हील इज, जो BG व्हील होते हैं उनका जो फ्लेंज होता है उसका कंडमिंग हाइट कितना होता है? हाइट पूछा जा रहा है, कंडमिंग हाइट कितना होता है? तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे BG व्हील है उनका जो फ्लेंज का हाइट नए में कितना होता है? तो ये होता है 28.5 mm। और जब ये हाइट बढ़ के 35 mm हो जाता है, फ्लेंज का हाइट है ये, ठीक है, 28.5 mm से बढ़ के 35 mm हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस व्हील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो ये दोष है व्हील का, इसको जो डिफेक्ट है इसको डीप फ्लेंज के नाम से जाना जाता है, यानी व्हील डीप फ्लेंज दोष इसमें कहा जाएगा। और इस दोष को कैसे हम चेक करेंगे? तो व्हील डिफेक्ट गेज के थ्रू हम इस दोष का पता लगा सकते हैं। तो नया जो हमारा ट्रेड का ऊंचाई होता है, जो हमारा फ्लेंज का हाइट होता है, ट्रेड फ्लेंज का जो हाइट होता है नए में 28.5 mm होता है। जब ये हाइट बढ़ के 35 mm हो जाता है तो अब हम उस व्हील का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस व्हील को कोच से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस पूरे प्रॉब्लम को, इस पूरे व्हील के डिफेक्ट को डीप फ्लेंज के नाम से जाना जाता है। और इसका पता कैसे लगाते हैं? यहाँ पे व्हील डिफेक्ट गेज के थ्रू हम इस दोष का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 35 mm। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 11, मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन थ्रेड ऑन बॉक्सिंग वैगन डूरिंग सर्विसेज। देखिए जो सीरीज, ठीक है, तो जो हमारा बॉक्सिंग वैगन का मिनिमम डाया पूछा जाता है, व्हील थ्रेड का मिनिमम डाया कितना होता है? तो सबसे पहले तो मैक्सिमम पता होना चाहिए, उसके बाद हम मिनिमम के बारे में बात करेंगे। तो यानी मैक्सिमम का मतलब नए व्हील का साइज़ क्या होता है? तो जो नया व्हील का साइज़ होता है वो 1000 mm होता है, 1000 mm नए व्हील का साइज़ होता है। और जो कंडमिंग साइज़ होता है वो होता है 906 mm, 906 mm। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, 906 mm। इसके अलावा एक और होता है शॉप इशू साइज़, लास्ट शॉप इशू साइज़, ये होता है 919 mm। तो कई बार सवाल ये भी आता है कि जो हमारा बॉक्सिंग वैगन है इसका शॉप इशू साइज़ क्या होता है, या फिर 919 mm जो हमारा बॉक्सिंग वैगन है उसमें अगर कोई व्हील है जिसका साइज़ 919 mm है तो ये शॉप इशू साइज़ है, या फिर ये न्यू साइज़ है, या फिर ये कंडमिंग साइज़ है, इस तरह का भी सवाल आता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 1000 mm नया साइज़ होता है व्हील का, 906 mm पे कंडम हो जाता है, और 919 mm जो है ये लास्ट शॉप इशू साइज़ होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रेक? सीसी रेक से आप क्या समझते हैं, या फिर सीसी रेक का मतलब क्या होता है? या फिर सिंपल सी बात यहाँ भाषा में बोलूँ तो सीसी रेक का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीसी रेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसी रेक का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रेक। तो ये ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्लोज सर्किट रेक। इसकी जो BPC होती है उसकी वैलिडिटी है, BPC की जो वैलिडिटी होती है वो 30+5 डेज़ की होती है। और इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। BPC का जो कलर होता है वो येलो होता है।
और जो इसका शुरुआती स्टेशन जो होता है, जो शुरुआती पॉइंट होता है, तो वहाँ पे इसकी बीपीसी 100% होनी चाहिए, सॉरी ब्रेक पावर 100% होना चाहिए, ब्रेक पावर परसेंटेज 100% होना चाहिए, और इन रूट में ये 90% होना चाहिए, मिनिमम 90% इन रूट में ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। चालू ट्रेन बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, बीपी ट्रेन के अंदर बीपी का प्रेशर कितना होता है? तो ट्रेन का अंदर बीपी का प्रेशर कितना होता है? 5 ±01 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम सिंपली 5 केजी कहते हैं। तो बीपी का प्रेशर सिंपली 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बीपी का पूछा जा रहा है, यानी कि ब्रेक पाइप का, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। जो बीपी का कलर होता है वो ग्रीन होता है, जो बीपी के पाइप का कलर होता है वो ग्रीन होता है। सवाल नंबर 14। द स्टैंडर्ड ऑफ बॉक्सर ट्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ डैश वैगन, यानी कि एक तरह से फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि बॉक्सर ट्रेन का जो पूरा एक रेक बनता है तो उसमें कितने वैगन होते हैं, वैगन की संख्या पूछी जा रही है कि बॉक्सर ट्रेन के जो रेक होता है उसके अंदर रेक बनता है कॉन्सिस्ट में, उसमें कितने वैगन होते हैं? तो ये होते हैं 59 वैगन, 59 वैगन होते हैं, प्लस एक ब्रेक वैन होता है, 59 प्लस एक ब्रेक वैन होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा 59 वैगन्स। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15। कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है ये कहाँ पे लगा होता है? एफपी पे, बीपी पे, बीपी एफपी दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है, जैसे ये हमारा कोच है, कोच के अंदर 2 पाइप होते हैं, और इन दोनों पाइप में एक ये हमारा बीपी हो गया, एक ये हमारा एफपी हो गया। यहाँ पे हमारा कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है, इस वाले जगह में कट ऑफ एंगल कॉक लगा होता है। तो एक कोच के अंदर 1 2 3 और 4, एक कोच के अंदर टोटल 4 कट ऑफ यहाँ पे एंगल कॉक लगे होते हैं, संख्या 4 होती है एक कोच में, और ये बीपी और एफपी दोनों पे लगे होते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते क्या होगा। ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बीपी एंड एफपी बोथ, दोनों। सवाल नंबर 16। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डैश डे, जो पैटर्निटी लीव होती है वो कितने दिनों की होती है? तो ये होती है 15 दिनों की। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसको 6th मंथ से पहले लेना होता है, 6 महीने के अंदर में इसको लेना होता है। चलिए सवाल नंबर 17। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, सेंटर बफर कपलर का सबसे कमजोर भाग, सबसे कमजोर पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है नकल। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नकल। सवाल नंबर 18। हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट एंड टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइल्ड टू गेट, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में एक अस्थाई या फिर अस्थाई रेल सेवक कितने दिनों की एलएपी पाने का, एलएपी छुट्टी पाने का हकदार होता है? तो ये होता है 30 डेज, 30 दिन होता है एक साल के अंदर, और ये 2 पार्ट में हमें मिलता है। पहला हमारे 1 जनवरी में से 15 दिन मिलता है, फिर जुलाई में हमें अगले 15 दिन, अगले 6 महीने के लिए जुलाई से हमें 15 दिन मिलता है। तो ये टोटल एक साल में 30 मिलता है, लेकिन 2 पार्ट में मिलता है 15-15 दिन के। तो यहाँ पे टोटल एक साल के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डेज। चलिए सवाल नंबर 19। RS16 रजिस्टर इज फॉर डैश, RS16 रजिस्टर जो होता है वो किस काम के लिए होता है? सिक मेमो के लिए होता है, फिट मेमो के लिए होता है, एयर ब्रेक बीपीसी के लिए होता है, या फिर चोरी मेमो, थिफ्ट मेमो के लिए होता है? RS16 होता है ये सिक मेमो के लिए होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, RS16 रजिस्टर सिक मेमो के लिए होता है, जबकि RS जो हमारा 17 होता है, RS17 रजिस्टर जो होता है वो फिट मेमो के लिए होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 20। डैश टेस्ट टू बी परफॉर्म व्हेन शंटिंग इज परफॉर्म इन ए ट्रेन, ट्रेन में शंटिंग करते समय कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जब भी ट्रेन का शंटिंग होता है तो उसमें सबसे पहले एयर प्रेशर कंटिन्यूटी देखी जाती है, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी। चलिए सवाल नंबर 21। इन वन बॉक्स एंड वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर, एक बॉक्स एंड वैगन के अंदर टोटल ब्रेक ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? एक पूरे वैगन की बात हो रही है, एक बॉगी एक ट्रॉली की बात नहीं हो रही है, एक पूरे वैगन में ब्रेक ब्लॉक की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है बॉक्स एंड वैगन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा बोगी हो गया,
एक वैगन के अंदर हमारे 2 बोगी होते हैं और दोनों में यहाँ पे 2-2 एक्सल हो गए। यहाँ पे हमारा व्हील डिस्क हो गया, ये हमारे 2 व्हील यहाँ पे डिस्क हो गए, ये 4 व्हील डिस्क इस वाले बोगी में हो गए। अब जो यहाँ ब्रेक लगता है, जो ब्रेक ब्लॉक होता है वो कुछ इस तरह से लगता है, यहाँ से निकल के कुछ इस तरह से और यहाँ से निकल के इस तरह से। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से और आपको कभी भूल नहीं पाएंगे कि कितने ब्रेक ब्लॉक होते हैं। तो ये टोटल हो गए एक बोगी में 4 और एक बोगी में 4, यानी कि व्हील पे अंदर की तरफ से ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं। तो एक ट्रॉली में 4, दूसरी ट्रॉली में 4, कुल मिला के एक वैगन में इनकी संख्या हो जाती है 8, यानी कि एक बॉक्सिंग वैगन के अंदर टोटल 8 ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22, द टोटल नंबर ऑफ MU washer used in a twin pipe passenger coach in a rake is। एक जो पैसेंजर कोच है, एक पैसेंजर कोच के अंदर जो कि ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें इस्तेमाल किया गया है, MU वाशर की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि MU वाशर लगता कहाँ है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो एक कोच का हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक कोच हो गया जिसके अंदर हमारे 2 पाइप होते हैं, एक हमारा BP हो गया, एक हमारा FP हो गया। यहाँ दोनों एंड में लग जाता है हमारा एंगल कॉक, यहाँ भी एंगल कॉक और यहाँ भी एंगल कॉक। यहाँ से एक एक होस पाइप बाहर आता है जहाँ पे पाम लगा होता है। दोनों तरफ एक FP का होस पाइप होता है, एक BP का होस पाइप होता है और ये लास्ट वाले हिस्से को पाम एंड कहते हैं। इस पाम एंड के अंदर MU वाशर लगा होता है। तो एक MU वाशर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक MU वाशर यहाँ हो गया और एक MU वाशर यहाँ हो गया, यानी एक कोच में टोटल 4 की संख्या में MU वाशर लगे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 4। एक कोच में टोटल 4 की संख्या में MU वाशर लगे होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23, द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन इज। वैगन के अंदर, ट्विन पाइप वैगन के अंदर फीड पाइप का कलर क्या होता है। तो ट्विन पाइप वैगन के अंदर या फिर ट्विन पाइप वैगन हो या फिर ट्विन पाइप कोच हो, जिसमें भी ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें जो फीड पाइप है उसका कलर सफ़ेद होता है, वाइट होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर हम BP की बात करें, ब्रेक पाइप की, तो उसका कलर ग्रीन होता है, चाहे वो वैगन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, कोच हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24, फुल फॉर्म ऑफ AR इज। AR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AR का फुल फॉर्म एक्सिलरी रिजर्वायर, सहायक जलाशय जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 25, SG वर्ड इन ए कोच स्टैंड फॉर। कोच में SG वर्ड किस चीज को दिखाता है। अगर कोच के बाहर आपको जो जैसे SCN लिखा होता है, WCN लिखा होता है, तो इसमें जो G होता है वो G किस चीज़ को दिखाता है। तो जो G दिखाता है वो सेल्फ जनरेशन को दिखाता है, यानी कि वो कोच अपनी बिजली खुद बनाता है, सेल्फ जनरेशन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सेल्फ जनरेशन। सवाल नंबर 26, वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ PTO इज। हाफ सेट PTO की वैलिडिटी कितनी होती है। तो हाफ सेट PTO की वैलिडिटी, वैसे तो जो हमारा हाफ सेट PTO हो या फिर हमारा फुल सेट PTO हो या फिर हमारा पास हो, सबकी वैलिडिटी एक जैसी होती है। पहले 5 मंथ थी, अभी ये शायद 4 मंथ हो गई। तो मैंने अभी कोई पास PTO निकाला नहीं है तो मुझे क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन अब अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। 5 मंथ तो पहले था, लेकिन अभी शायद ये 4 मंथ हो गया क्योंकि ड्यूरेशन का टाइमिंग कम कर दिया गया, 120 दिन कर दिया गया है। तो शायद पास और PTO की इसकी टाइमिंग को भी कम कर दिया गया है, ऐसा शायद है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 27, फॉर द बाईपास द ब्रेक पाइप स्पेशल डिवाइस स्टेनलेस इज। ब्रेक पाइप को बाईपास करने के लिए आवश्यक विशेष उपकरण कौन सा होता है। जब ट्विन पाइप ट्रेन होती है तो उसके अंदर ब्रेक पाइप यानी कि BP के पाइप को बाईपास करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। उस उपकरण का नाम क्या है। तो उसका नाम है बाईपास कपलर। मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, बहुत शानदार वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए कि कोच को कैसे बाईपास किया जाता है। देखिए होता क्या है,
यहाँ पे 3 कोच है, 1 कोच, 2 कोच और ये 3 कोच, 3 कोच है। तीनों कोच में यहाँ पे ऊपर ये बीपी पाइप है, नीचे ये एफपी पाइप है, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ऊपर का ये बीपी पाइप है तीनों में, ये भी बीपी है, जबकि नीचे वाला एफपी है और यहाँ भी एफपी है। अब मान लीजिए हुआ क्या कि ये जो बीच का ये 1 नंबर कोच हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। कोच या वैगन जो भी है, ट्विन पाइप सिस्टम होना चाहिए। अब मान लीजिए जो 2 नंबर कोच है उसका बीपी पाइप फट गया, ब्रेक पाइप ये फट गया। अब बीपी पाइप फट गया तो प्रेशर तो लीक हो जाएगा, प्रेशर लीक होने की वजह से ब्रेक लग जाएगा। अब इसका 2 ही तरीका है, या तो हम इसको रिपेयर कर लें, अगर हमारी गाड़ी सेक्शन में है तो हम वहाँ पे रिपेयर नहीं कर सकते, अगर पाइप फट गया तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। और अगर बीपी का पाइप रिपेयर ना की जाए तो ब्रेक तो रिलीज़ होगा नहीं, यहाँ से सारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से बीपी का प्रेशर जो 1 नंबर कोच है इसके एंड से बीपी के प्रेशर को बंद कर दिया जाए। तो अगर हम बीपी के प्रेशर को बंद कर देते हैं तो इसके पीछे के जितने भी कोच हैं सबके ब्रेकिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे, और ऐसे गाड़ी तो चल नहीं सकती है, तो बहुत रिस्की है, ब्रेक लगेगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो कोच यहाँ पे जिसका बीपी पाइप फट गया है तो यहाँ पे सबसे पहले कोच 1 और 2 के बीच में जो दोनों पाइप है इनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, कोच 1 के बीपी को कोच 2 के एफपी के साथ जोड़ दिया जाता है, और फिर इसको दूसरे एंड में कोच 2 के एफपी को कोच 3 के बीपी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो बीपी है उसकी पूरी कंटिन्यूटी बनी रहती है, और जो कोच 2 है जिसका बीपी का पाइपलाइन फट गया था उस पूरे कोच को आइसोलेट कर दिया जाता है, उसके सारे सिस्टम को आइसोलेट कर दिया जाता है। इस कोच का बस काम यही है कि अपने एफपी पाइप के जरिए एक कोच से दूसरे कोच तक बीपी प्रेशर को जाने दे। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, अब यहाँ देखिए ये जो पहला कोच 1 है ये कोच 1 है, और ये कोच 2 है, और ये कोच 3 है। तो कोच 1 का बीपी यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है और कोच 2 के एफपी में चला जा रहा है, और फिर कोच 2 के एफपी से निकल के वापस कोच 3 के बीपी में चला जा रहा है। तो इस तरह से बीपी का जो प्रेशर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेन के लिए, ये पूरे ट्रेन में फिर हमारी बीपी की सप्लाई शुरू हो गई सिर्फ एक कोच छोड़ के। यानी कि 22 कोच का अगर पूरा रैक है, ट्रेन है, तो उसमें एक कोच में ब्रेक काम नहीं करेगा, बाकी पूरे 21 कोच में ब्रेक काम करेंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पूरी गाड़ी है ये सिंगल पाइप हो जाएगी, और इंजन के पास से ही एफपी के प्रेशर को बंद करके एफपी का प्रेशर जो है पूरे गाड़ी में डमी हो जाएगा, और ये पूरी गाड़ी सिर्फ बीपी में चलेगी। तो अगर आईसीएफ है तो आईसीएफ के अंदर इस चीज़ को किया जा सकता है। अच्छा, इसको करने के लिए एक चीज़ और है, इसको करने के लिए जो डिवाइस, जिस डिवाइस की यहाँ बात हो रही है, जो सवाल यहाँ पूछा गया है कि इसको करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डिवाइस होता है बाईपास कपलर। बाईपास कपलर क्या होता है, बाईपास कपलर में एक छोटा सा ये पाइप होता है जिसके एक एंड पे यहाँ पे बीपी का पामेंट होता है, जबकि दूसरे एंड पे यहाँ पे एफपी का पामेंट होता है। एक तरफ बीपी का पामेंट होता है, एक तरफ एफपी का पामेंट होता है, तभी ये कोच 1 के बीपी होस्ट से जुड़ जाएगा और कोच 2 के एफपी होस्ट से जुड़ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट एफपी और बीपी को आपस में जोड़ेंगे तो कभी नहीं जोड़ता है, इसीलिए इस बाईपास कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसको डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ये टोटल हो गया आईसीएफ कोच के लिए या फिर गुड्स के लिए, है ना, या हमारे वैगन के लिए, उसमें ये चीज़ किया जा सकता है। लेकिन एलएचबी के अंदर अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत सारी और प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एलएचबी में यहाँ पे आईसीएफ के अंदर और वैगन के अंदर एफपी का काम सिर्फ फीड करना है, हवा भरना है, जिसके वजह से ब्रेक जल्दी रिलीज होता है, जल्दी लगता है, ठीक है। लेकिन आईसीएफ और हम वैगन को छोड़ दें तो एलएचबी के अंदर एफपी का काम सिर्फ फीड करना नहीं है, एफपी से और भी बहुत सारे फंक्शन चलते हैं। एफपी से जो हमारा टॉयलेट सिस्टम है वो उसका फ्लश भी चलता है, और हमारा जो डब्ल्यूएसपी है वो भी एफपी प्रेशर में चलता है। इसके अलावा जो हमारा बेलो है, जो एयर स्प्रिंग है, वहाँ भी एफपी की प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम एलएचबी कोच के अंदर अगर हम बाईपास कर दें और एफपी के पूरे सिस्टम को बंद कर दें तो पूरी हमारी ट्रेन बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। तो अगर एलएचबी में किसी कोच का बीपी पाइप फट गया तो क्या किया जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब एलएचबी में किसी कोच का, जैसे एक कोच 1 है ये, और ये कोच 2 है, और इसके बाद ये कोच 3 है, अगर इनमें से कोच 2 का बीपी प्रेशर फट जाता है तब क्या होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, एक फ्लेक्सिबल पाइप रखते हैं जो पूरे कोच की लंबाई की होती है और जिसके दोनों एंड में
यहाँ पे बीपी का पामेंट लगा होता है। हम सीधा क्या करते हैं, इस वाले जैसे यहाँ पे ये बीपी है, ठीक है, तो हम पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से काट देते हैं, हमारा एपी जुड़ा रहेगा, बीपी को काट देंगे। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल पाइप को यहाँ पे बिछा देंगे इस पूरे कोच के नीचे लंबाई में, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। तो अब ये 2 नंबर का जो कोच है, इसके अंदर बीपी का प्रेशर तो नहीं जाएगा, इसका ब्रेक काम नहीं करेगा, लेकिन एपी से चलने वाली सारी चीज़ें काम करेंगी। एपी का प्रेशर इस कोच में प्रॉपर जाएगा और इसके कोच के सारे एपी के फंक्शन काम करेंगे, और ये पूरी गाड़ी सिंगल पाइप नहीं होएगी, ट्विन पाइप ही रहेगी, क्योंकि कोच 1 से कोच 2 में एपी का जो प्रेशर वो जा रहा है, क्योंकि एपी के पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर कोच 2 से कोच 3 में एपी का प्रेशर जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थी बीपी में, तो उसको हमने बाईपास कर दिया है एक अलग से पाइप डाल के, फ्लेक्सिबल पाइप डाल के। तो कोच 1 से जो हमारा बीपी का प्रेशर है वो 2 को बाईपास करते हुए 3 में पहुंच जा रहा है, यानी हमारे कोच 1 में एपी बीपी दोनों है और कोच 3 में भी एपी बीपी दोनों है, और उसके बाद के जितने भी कोच होंगे उन सब में एपी बीपी दोनों होंगे। तो हमारी पूरी ट्रेन सिंगल पाइप नहीं होगी, ट्विन पाइप में ही चलेगी। सिर्फ एक कोच का ब्रेक बंद हो जाएगा, बाकी सारे कोच के ब्रेक चलते रहेंगे। तो इसमें बाईपास कपलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाईपास कपलर का इस्तेमाल सिर्फ हम कर सकते हैं आईसीएफ कोच में, और या फिर हमारे वैगन में जो ट्विन पाइप वाले वैगन होते हैं उनमें बाईपास कपलर का इस्तेमाल होता है। एलएचबी के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं होता है। बाईपास कपलर के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, जाकर देख लेना कि कोच को कैसे बाईपास किया जाता है। चलो ठीक है, अगला सवाल अब देखते हैं। सवाल नंबर 28, टोटल नंबर ऑफ बर्थ विद एसी टू टायर। एसी टू टायर में टोटल बर्थ की संख्या कितनी होती है? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि एसी 2 टायर में बर्थ की संख्या कितनी होती है, ये नहीं पूछा गया है कि एलएचबी के लिए कि आईसीएफ के लिए, क्योंकि दोनों में बर्थ की संख्या अलग अलग होती है। एसी में अलग, आईसीएफ में अलग होती है और एलएचबी में अलग होती है, दोनों में बर्थ की संख्या अलग होती है। तो ये पता होना चाहिए कि आईसीएफ में कितनी होती है और एलएचबी में कितनी होती है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर इसमें देखना पड़ेगा कि जो इसमें नंबर्स दिए गए हैं वो आईसीएफ से मैच करते हैं या फिर एलएचबी से मैच करते हैं। तो अगर हम आईसीएफ का अगर हम बात करें तो इसके एसी 3 टियर में और यहाँ पे एसी 2 टियर, आईसीएफ के एसी 3 टियर में और जो टोटल सीट होते हैं वो उनकी संख्या 64 होती है, और 2 टियर में जो सीट की संख्या होती है वो 46 होती है। और अगर हम एलएचबी की बात करें तो एलएचबी में जो एसी 3 होता है, एलएचबी के एसी 3 में टोटल 72 बर्थ होते हैं, और अगर हम 2 टियर की बात करें तो 2 टियर में टोटल 54 बर्थ होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है 2 टियर की, ठीक है। तो आईसीएफ के 2 टियर में कितने बर्थ होते हैं? 46, और एलएचबी के 2 टियर में कितने बर्थ होते हैं? यहाँ पे 54। तो ये हो गया आईसीएफ और ये हो गया एलएचबी। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 46 है या 54 है। अगर 54 होगा तो हम यहाँ पे एलएचबी मान लेंगे, और अगर 46 होगा तो यहाँ पे आईसीएफ हो गया। तो ऑप्शन में 42 है, नहीं होगा सही। 44 ये भी नहीं है, 64 ये भी नहीं है। 64 एसी 3 टायर के लिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में 46 है, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी, और ये क्या होगा? आईसीएफ होगा। यानी कि ये सवाल आईसीएफ के लिए। आईसीएफ एसी 2 टायर में 46 बर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द। जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है वो कहाँ माउंटेड होता है, कहाँ लगा होता है? तो वो एंड वॉल पे लगा होता है। अगर आप देखेंगे तो एंड वॉल पे आपको दिख जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एंड वॉल। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 30, व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन। इंजन के अंदर बीपी का प्रेशर कितना होता है? तो देखिए, इंजन हो या कोच हो या वैगन हो, बीपी का प्रेशर हर जगह 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 31, एट द इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचेस। जो सघन सफाई होती है किसी भी कोच की, वो किस अंतराल पे होती है? 1 महीने में होती है, 2 महीने में होती है, 3 महीने में होती है, 4 महीने में होती है? तो ये होती है 1 मंथ में। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1 मंथ। सवाल नंबर 32, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीओच फॉर ए कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन।
एक ऐसा कोच जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लगा होता है, उसके पीओच की अवधि क्या होती है, उसका पीओच कब होता है, कितने दिनों पे होता है। तो जो इसका पीओच होता है वो 18 मंथ में होता है, और अगर हम आयोच की बात करें तो वो 9 मंथ में होता है। पीओच 18 मंथ में और आयोच 9 मंथ में। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 18 मंथ। यहाँ पे एक और सवाल आता है, बहुत ट्रिकी सवाल आता है कि पहला पीओच कब होता है, या फिर सवाल ये भी आता है कि पहला आयोच कब होता है। तो जो पहला पीओच होता है वो 24 मंथ में होता है, 24 महीने में होता है, और जो पहला आयोच होता है वो 12 महीने में होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार ये चीज़ भी आता है कि पहला आयोच कब होता है या फिर पहला पीओच कब होता है। अगर पहला जुड़ गया तो 24 और 12 हो जाएगा, और अगर पहला नहीं जुड़ा, सिर्फ पीओच और आयोच की बात हो रही है, तो 18 और 9 का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 18 महीने। चलिए सवाल नंबर 33। द कोड ऑफ वेस्टिबल सेल्फ जनरेटेड, द कोड ऑफ वेस्टिबल सेल्फ जनरेटेड एयर कंडीशन टू टायर कोचेस। जो कोड है, एक ऐसा टू टायर कोच है, टू टायर जो कोच है उसका कोड क्या होगा जिसमें वेस्टिबल लगा है, सेल्फ जनरेटेड है, एयर कंडीशनड है, और वो टू टीयर कोच है। ठीक है, यानी टू टीयर है, इस कोच का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो वेस्टिबल होता है, जो वेस्टिबल होता है उसके लिए लगता है डब्ल्यू। ठीक है, वेस्टिबल के लिए। सेल्फ जनरेटेड के लिए लगता है जी। उसके अलावा जब एयर कंडीशन की बात हो रही है तो एयर कंडीशन के लिए लगता है ए सी, और जब टू टीयर की बात हो रही है तो टू टीयर के लगता है सी डब्ल्यू। तो ये हो गया डब्ल्यू जी ए सी सी डब्ल्यू। अब यहाँ ऑप्शन में देखें तो कहाँ पे है डब्ल्यू जी ए सी सी डब्ल्यू, तो ऑप्शन बी है डब्ल्यू जी ए सी सी डब्ल्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34। पीरियोडिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीसी रैक ऑफ बीएलसी टाइप स्टॉक डैश डेज। जो बीएलसी टाइप का जो स्टॉक है उसका अगर सीसी रैक बनता है, उसका जो सीसी रैक होता है, तो उसका जो पीरियोडिसिटी यानी कि जो परीक्षण की अवधि होती है, एग्जामिनेशन की अवधि, वो कितने दिनों की होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बीएलसी वैगन, बीएलसी टाइप स्टॉक की। तो ये होता है 30 दिन, 30 डेज। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 डेज। सवाल नंबर 35। फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी गारंटेड। जब ये लेडीज़ जो स्टाफ रेलवे की जो महिला कर्मचारी हैं होती हैं उनके लिए है, अगर मिसकैरेज हो गया या फिर अबॉर्शन हो गया किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो इसमें जो मैटरनिटी लीव है वो कितने दिनों की मिलती है मैटरनिटी लीव। तो ये होती है 45 डेज, 45 दिन की छुट्टी मिलती है इस कंडीशन में। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ आरसीएफ कोचेज आर। एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोच में कितने इमरजेंसी विंडो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये टोटल इनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 37। एट वाट इंटरवल आईओच ऑफ आईसीएफ कोचेज इज डन। आईसीएफ कोचेस का जो आयोच होता है वो कितने इंटरवल, किस इंटरवल पर होता है, कितने समय अंतराल पे होता है। तो ये होता है 9 मंथ, जनरली 9 मंथ कह देते हैं, लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड प्लस माइनस 30 डेज का होता है। 9 मंथ प्लस माइनस 30 डेज। तो ये ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर यहीं पे सवाल होता है कि पहला आयोच कब होता है, किसी भी आईसीएफ कोच का पहला आयोच कब होता है, तो वो हो जाता 24 मंथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 38। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान जो लास्ट व्हीकल होता है यानी जो ब्रेक वैन होता है उसमें कितना प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, कराया जाता है। तो ये होता है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1.0 kg। सवाल नंबर 39। व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर पीओच। पीओच होने के बाद मिनिमम बफर हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, चाहे आयोच हो चाहे पीओच हो, किसी भी कंडीशन में अगर कोई कोच चल रहा है तो उसका खाली, जब वो एम्प्टी पोजीशन में है, खाली है, तो उस दौरान मिनिमम बफर हाइट
1090 mm होना चाहिए, इससे कम अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पीओच के बाद मिनिमम बफर हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1090 mm। आयोच हो पीओच हो, किसी के आयोच के बाद भी या पीओच के बाद भी मिनिमम बफर हाइट 1090 से कम नहीं होना चाहिए एम्प्टी पोजीशन में। चलिए सवाल नंबर 40, जनरल टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट एमआरबी विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटीज डैश मिनट। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेषण सुविधा के साथ जो एमआरबी होती है, मेडिकल रिलीफ वैन जिसको हम कहते हैं, शुरू करने के लिए सामान्य जो समय होता है वो कितने मिनट का होता है। तो ये होता है 20 मिनट का। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 20 मिनट्स। सवाल नंबर 41, मालगाड़ी द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। मालगाड़ी के रूट में इन रूट में ब्रेक पावर की जो प्रतिशत होती है वो कितनी प्रतिशत होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 90%। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 90%। सवाल नंबर 42, इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। वैगन में हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है। स्टैंडिंग इन यार्ड, रनिंग इन डाउन ग्रेडेड, रनिंग इन अप ग्रेडियंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडिंग इन यार्ड। जब यार्ड में वैगन खड़ा होता है तो वहाँ पे हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 43, द बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन। जो 56 बॉक्सन वैगन का जो यहाँ पे रेक है उसमें ब्रेक वैन में बीपी का प्रतिशत कितना होना चाहिए। बीपी का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 4.8 किलोग्राम। सवाल नंबर 44, बॉगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ आरसीएफ ऑल कॉइल बॉगीज आर। आईसीएफ आरसीएफ का जो कॉइल बॉगी होता है उसमें यहाँ पे व्हील बेस पूछा जा रहा है कि व्हील बेस कितना होता है। तो जो हमारा आईसीएफ या फिर आरसीएफ कोच होते हैं जो कि जनरली कॉइल बेस्ड बॉगीज होती हैं, कॉइल स्प्रिंग बेस्ड बॉगीज होती हैं, तो इनका जो व्हील बेस होता है वो होता है 2896 mm, 2896 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा ये तो हो गया आईसीएफ के लिए। अगर एलएचबी की बात की जाए तो एलएचबी का जो व्हील बेस होता है वो होता है 2560 mm। एलएचबी का 2560 mm होता है। और अगर अभी अभी वंदे भारत आई है तो अगर वंदे भारत का आपको पूछ दिया जाए कि वंदे भारत का व्हील बेस कितना होता है तो ये होता है 2700 mm। वंदे भारत का 2700 mm होता है। और गुड्स में अगर कैसनब की बात की जाए तो कैसनब का होता है 2000 ±5 mm। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में भाई हर बार ये आता है। मतलब इनमें से चारों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा जो यहाँ पे बॉगी का व्हील बेस। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 45, द मटेरियल विज नो लॉन्गर यूजफुल टू रेलवेज फॉर द पर्पज फॉर विच इज इट वाज ओरिजिनली परचेड और ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज। कोई ऐसा सामग्री जिसको जिस उद्देश्य के लिए खरीदा गया था उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे उसको हम कहेंगे स्क्रैप मटेरियल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कोई ऐसा मटेरियल जिसका लंबे खरीद तो लिया गया है लेकिन वो लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको हम स्क्रैप मटेरियल कहेंगे। चलिए सवाल नंबर 46, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन का स्टैंडर्ड ब्रेक ब्लॉक का थिकनेस कितना होता है। तो ये होता है 58 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 58 mm। सवाल नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड नॉट टू बी वेरीफाइड। नीचे ऐसे कौन सा आइटम है जिनको वेरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला डनेज है तो इसको वेरीफाइड नहीं करना पड़ता है। उसके बाद पेटी कंज्यूमेबल स्टोर्स है यानी छोटे उपभोज्य भंडार, इनको भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है डेड स्टॉक टूल्स एंड प्लांट्स ऑफ लो वैल्यू, इनको भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सत्यापित करने की। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब सही हैं, इन तीनों ऑप्शन को ज़रूरत नहीं पड़ती है वेरीफाई करने की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 48, डैश टैबलेट आर यूज्ड इन द बायो टॉयलेट्स। बायो टॉयलेट्स में किस तरह के टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन, प्लास्टिक, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्लोरीन होता है। बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं क्लोरीन की, उसको डाली जाती है
और क्लोरीन डाला इसलिए जाता है ताकि जो उसका वेस्ट पानी निकलता है वो कीटाणु रहित हो जाए, उसके कीटाणु खत्म हो जाए और पानी वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा प्राकृतिक को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए क्लोरीन की गोली डाली जाती है कि वहाँ से निकलने वाला पानी जो भी उसमें कीटाणु हो वो ख़त्म हो जाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर इसमें जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है बायो टॉयलेट के अंदर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 49। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAV टू PEAST? PEAB से PEAST में जाने वाला जो ब्रांच पाइप होता है उसका साइज, उसका डायमीटर पूछा गया है, तो उसका डायमीटर 10 mm होता है, 10 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 10 mm। सवाल नंबर 50। डूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन AR इज? चार्जिंग पोजीशन के दौरान AR का प्रेशर कितना होता है? तो चार्जिंग के दौरान AR का प्रेशर 6 किलोग्राम होता है। क्यों होता है 6 किलोग्राम? क्योंकि जो हमारा AR होता है वो FP से चार्ज होता है और FP का प्रेशर 6 kg होता है। जैसे ये हमारे कोच के अंदर जब ये हमारा FP पाइप है, FP पाइप से एक ब्रांच पाइप निकल के आता है जो कि हमारे यहाँ पे AR टैंक के अंदर लगता है। हालांकि हमारा AR यहाँ DB से भी जुड़ा होता है, DB से भी जुड़ा होता है, लेकिन ये जनरली FP से चार्ज होता है और इसके पहले यहाँ पे NRV भी लगा होता है, NRV लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, जो AR को प्रेशर को वापस FP में नहीं आने देता है। इसके अलावा यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक भी लगा होता है AR को आइसोलेट करने के लिए। तो ये जो हमारा AR है ये FP से जुड़ा होता है और FP के द्वारा ही चार्ज होता है। अच्छा, ये ट्विन पाइप के अंदर होता है ना, ट्विन पाइप के अंदर हमारा जो AR है वो FP से चार्ज होता है। अगर सिंगल पाइप की बात करें तो सिंगल पाइप में हमारा AR BP से चार्ज होगा, जो ब्रेक पाइप होता है उससे चार्ज होगा, और वहाँ पे AR का जो प्रेशर होगा वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन के अंदर कहीं भी 5 kg नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे 6 kg पर सेंटीमीटर का ऑप्शन में एक है, ऑप्शन सी, इसलिए हमने इसे राइट आंसर माना, क्योंकि ये ट्विन पाइप में जो हमारा AR है वो 6 kg से चार्ज होता है। और अगर यहाँ पे पूरे ऑप्शन में ये 6 kg ना दिया रहता, यहाँ पे 5 kg दिया रहता, तो हम 5 kg को चुनते, क्योंकि सिंगल पाइप में जो हमारा AR है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है, क्योंकि सिंगल पाइप में सिर्फ BP पाइप होता है और BP का प्रेशर 5 kg होता है, तो 5 kg से वहाँ चार्ज होगा। तो ट्विन पाइप में AR का प्रेशर 6 kg होता है, सिंगल पाइप में AR का प्रेशर 5 kg होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 51। द डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड एयर ब्रेक प्रेशर गेज? एयर ब्रेक प्रेशर गेज का स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है? तो ये 100 mm होता है, 100 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 52। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज? कौन वो अथॉरिटी होता है जो अगर कोई ऑफिसर अपने देश से बाहर स्टडी लीव में जाना चाहे तो उसको सैंक्शन कौन से अथॉरिटी करती है, कौन आदमी करता है, किस पोस्ट का आदमी करता है? क्या रेलवे बोर्ड करता है, क्या CPO करता है, क्या AGM करता है, या डिप्टी CPO करता है? तो देखिए, अगर कोई अधिकारी स्टडी लीव के लिए इंडिया से बाहर जाना चाहता है तो उसको जो ये अथॉरिटी है जो सैंक्शन करती है वो डायरेक्ट रेलवे बोर्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड डायरेक्ट उसकी छुट्टी को सैंक्शन करता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें जो हमारे ग्रुप C और D है, इंडिया के अंदर अगर हमारा C और ग्रुप D का कोई स्टाफ इंडिया के अंदर स्टडी लीव लेना चाहता है तो इसको DRM सैंक्शन करते हैं, DRM के थ्रू ये सैंक्शन होता है। और अगर इंडिया के अंदर ग्रुप A और ग्रुप B का कोई अधिकारी स्टडी लीव लेना चाहता है तो इसको जो हमारे GM होते हैं, जनरल मैनेजर, वो सैंक्शन करते हैं। और एब्रॉड के लिए, यानी कि इंडिया से बाहर अगर जाना चाहता है कोई अधिकारी यहाँ पे स्टडी लीव के लिए, तो वो डायरेक्ट रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, रेलवे बोर्ड। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 53। विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड इन LHB कोचिंग स्टॉक? LHB कोचिंग स्टॉक में किस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम, इसका इस्तेमाल होता है। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, खाली ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम नहीं होता है, इसमें डिस्क ब्रेक भी होता है और वैक्यूम ब्रेक तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन भी इसका राइट हो जाए, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ट्विन पाइप
डिस्क ब्रेक सिस्टम वाला ब्रेक, क्योंकि एलएचबी के अंदर डिस्क ब्रेक का सिस्टम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 54, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग यूज्ड इन वीएलसी वैगन। वीएलसी वैगन के अंदर किस तरह के रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीएलसी वैगन के अंदर सीटीआरबी रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कार्टेड टेपर टू रो कार्टेड रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 55, व्हाट इज एम आई स्टैंड फॉर इन बॉक्सन M1। M1 या M1 ही होगा, है ना। व्हाट इज M1 स्टैंड, हाँ M1 है ये, M1 और M2, सॉरी अभी दिमाग में है। M1 और M2 मतलब मॉडिफिकेशन 1 और मॉडिफिकेशन 2। M1 का मतलब मॉडिफिकेशन 1 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। M1 का मतलब मॉडिफिकेशन 1 और एक M2 होता है, मॉडिफिकेशन 2 होता है वो। चलिए सवाल नंबर 56, द थिकनेस ऑफ बीजी व्हील फ्लेंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोचेस। जो हाई स्पीड जो बीजी व्हील गेज फ्लेंज होता है हाई स्पीड ट्रेन का, उसकी यहाँ पे थिकनेस पूछी जा रही है कि उसकी थिकनेस यहाँ पे कितनी होती है। तो देखिए उसकी थिकनेस जो है यहाँ पे उच्च जो हाई स्पीड ट्रेन के कोच होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो 29.4 mm की होती है। 29.4 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 29.4 mm। सवाल नंबर 57, रिडक्शन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन इज। जो मिनिमम एप्लीकेशन होता है उसमें बीपी का प्रेशर कितना होता है। जो मिनिमम जो यहाँ पे ब्रेक एप्लीकेशन होता है, मिनिमम एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना ड्रॉप होता है। तो जो मिनिमम एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर 0.5 से 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना ड्रॉप होता है। तो सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो बीपी का प्रेशर होता है वो 0.8 से 1.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है। किसके दौरान, यहाँ पे सर्विस एप्लीकेशन के दौरान। और मिनिमम एप्लीकेशन के दौरान 0.5 से 0.8 ड्रॉप होता है, जबकि सर्विस एप्लीकेशन के दौरान 0.8 से 1.0 यानी कि 1 kg ड्रॉप होता है। और अगर फुल सर्विस एप्लीकेशन की बात की जाए कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना ड्रॉप होता है, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर 1 kg से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। यानी कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ड्रॉप होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखें तो यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.8 से 1.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर 59 देख लेते हैं। मैक्सिमम टाइम फॉर सीसी रेक एग्जामिनेशन इज। जो सीसी रेक का एग्जामिनेशन होता है इसका मैक्सिमम टाइम कितना लगता है। सीसी रेक को एग्जामिन करने में मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 6 आवर होता है मैक्सिमम टाइम। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 6 आवर। और मैन पावर जो होता है, मैन पावर जो होता है वो 100 होता है, 100 मैन पावर होता है फॉर रेक एग्जामिनेशन के लिए, और टाइम 6 घंटे होता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल देख लेते हैं अगला 60, सवाल नंबर 60, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ MEBG कोचिंग ट्रेन इज। जो जो मेल एक्सप्रेस BG कोचिंग ट्रेन होते हैं इन रूट में इनका ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है। तो इनका ब्रेक पावर जो परसेंटेज होता है 90% होता है, 90% होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 90% इन रूट में। सवाल नंबर 61, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन BCN BRN BOBR BTPN वैगन इज। ये जितने भी प्रकार के यहाँ पे वैगन दिए गए हैं इनका एक्सल लोड कितना होता है। इन सबका एक्सल लोड सेम होता है और वो होता है 22.9 टन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22.9 टन। चलिए सवाल नंबर 62, येलो स्ट्रिप्स ऑन एंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेटर्स। ICF कोच के एंड बॉडी पे जो येलो स्ट्रिप होते हैं वो क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि ये जो कोच है वो एंटी टेलीस्कोपिक है। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICF कोच का कोई ऐसा कोच जिसके एंड बॉडी पे आपको येलो स्ट्रिप पीली पट्टियाँ दिखाई दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कोच है वो एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 63,
व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जिस ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, तो बिल्कुल नहीं, गलत है। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, खाली ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम नहीं है, इसलिए भी गलत है। ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलएचबी कोच के अंदर ट्विन पाइप तो है ही है, उसके अलावा डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64, द लिवरेज रेशियो इन बॉक्सन वैगन इज ऑब्टेन्ड बाय। बॉक्सन वैगन के अंदर जो लिवरेज रेशियो होता है, अनुपात, ये किस संसाधन, मतलब कैसे ये कौन इसको मैनेज करता है लिवरेज रेशियो को। तो ये होता है एलई डिवाइस। एलई बोले तो लोड एम्प्टी डिवाइस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एलई डिवाइस की मदद से लिवरेज रेशियो को मेंटेन किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 65, ए मेल रेलवे सर्वेंट में बी गारंटेड पैटर्निटी लीव हैविंग डैश सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि एक मेल रेल कर्मचारी को जो कितने सर्वाइविंग बच्चों के लिए यहाँ पे आप पैटर्निटी लीव उसको मिलती है या दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 बच्चे। 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन पे यहाँ पे किसी भी मेल सर्वेंट को पैटर्निटी लीव मिलती है। चलिए सवाल नंबर 66, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर जो एनवीआर नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है उसका काम क्या है। तो उसका काम क्या है देख लेते हैं। देखिए ये हमारा एफपी है, ये एफपी पाइप है। एफपी पाइप में ही एनआरबी का इस्तेमाल होता है और यहाँ से ब्रांच पाइप निकलता है और फिर ये एआर टैंक में चला जाता है। ये एआर टैंक चला गया और यहाँ पे हमारा एनआरबी होता है, एनआरबी होता है, यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक होता है। तो एनआरबी का काम है एफपी के प्रेशर को एआर में जाने देना, यानी ये प्रेशर इधर से जाएगा लेकिन वापस एआर के प्रेशर को एफपी में नहीं आने देना है। यानी कि जब एआर का प्रेशर एफपी में आना चाहेगा तो उसको ये रोक देगा, एनआरबी रोक देगा। तो एनआरबी का काम है एक तरफ से प्रेशर को जाने देना और दूसरी तरफ से प्रेशर को वापस नहीं आने देना, यानी कि एआर से एफपी तक वायु का प्रवाह रोकना, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एआर टू एफपी, एआर से एफपी में प्रेशर को रोकना। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 67, हाउ मेनी डे ऑफ एलएचएपी कैन बी एक्युमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस। एक कर्मचारी अपने सेवा में कितने दिनों तक एलएचएपी छुट्टी जमा कर सकता है। तो देखिए जो एलएचएपी होता है ना, हमारा एलएचएपी जो हाफ लीव होता है, इसको हम अनलिमिटेड जमा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आप जितने आप चाहें उतने जमा कर सकते हैं। जबकि हमारा जो एलएपी होता है, एलएपी हम पूरे अपने सर्विस के दौरान 300 दिन 300 डेज, इससे ज़्यादा हम जमा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अनलिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 68, द फंक्शन ऑफ डर्ट कलेक्टर इज टू सेग्रेटेड डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। धूल संग्राहक यानी कि डर्ट कलेक्टर का कार्य डैश वायु से धूल के कण को अलग करना होता है। कहाँ से अलग करना होता है? डीबी में आने से पहले। डीबी में जो एयर प्रेशर जाता है तो डीबी में घुसने से पहले हवा में जो भी धूल की मात्रा होती है उसको डर्ट कलेक्टर निकाल देता है, कलेक्ट कर लेता है और फ्रेश हवा डीबी में जाती है। अगर डीबी के अंदर धूल का कण चला गया तो डीबी खराब हो सकती है, मॉल फंक्शनिंग करने लगती है, इसलिए डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 69, द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन वैगन इज। जो वैगन होते हैं उनके अंदर जो डर्ट कलेक्टर होता है, किस प्रकार का डर्ट कलेक्टर यूज़ किया जाता है? 2 वे होता है, 3 वे होता है, ब्रांच पाइप और बीपी टू डीबी होता है या फिर इन बीपी होता है। तो देखिए जो हमारा वैगन होता है उसके अंदर हम 3 वे डर्ट कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70, द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट इज। नोडल पॉइंट पे सीसी रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 100%। 100%। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 71, सरप्लस आइटम आर। सरप्लस आइटम किसको कहते हैं? तो देखिए सरप्लस आइटम ऐसे आइटम को कहते हैं जिनका उपयोग पिछले 24 महीने से नहीं किया गया है, उनको सरप्लस आइटम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 महीनों
के लिए मद स्थानांतरित नहीं किया गया, तो ये सरप्लस आइटम कहलाता है। सवाल नंबर 72, एफपी चार्जेस क्या है, एफपी से क्या चार्ज होता है, एफपी किस लिए लगा होता है, क्या चार्ज होता है, तो एफपी से सिंपली एआर चार्ज होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एआर। सवाल नंबर 73, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ LHB कोच इज डन। LHB कोच का जो ट्रिप शेड्यूल D1 होता है वो कितने दिनों पे होता है, उसकी अवधि क्या है, तो जो हमारा D1 होता है वो एवरी ट्रिप में होता है, हर ट्रिप में होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, D1 हर ट्रिप में होता है। जबकि D2 की अगर हम बात करें तो जो हमारा LHB कोच का जो D2 होता है ये 30 डेज ±3 डेज पे होता है। और अगर हम D3 की बात करें तो जो हमारा D3 है वो 180 ±15 दिन पे किया जाता है। तो D1 एवरी ट्रिप पे होता है, D2 30 दिन ±3 दिन पे होता है, जबकि D3 180 ±15 दिन पे होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 74, कैसनव बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की साधारण मोटाई कितनी होती है, जिसे हम ईएम पैड भी कहते हैं, ईएम पैड। तो इसकी साधारण मोटाई यानी कि नॉमिनल थिकनेस पूछी जाती है, नॉमिनल थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी जो नॉमिनल थिकनेस होती है वो 46 mm होती है, 46 mm इसकी नॉमिनल थिकनेस होती है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसका मिनिमम थिकनेस की बात करें कंडमिंग साइज तो वो 42 mm होता है, 42 mm। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 75, गैजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर डैश रेट ऑफ प्रिविलेज पास इन 1 ईयर। एक गैजेटेड ऑफिसर एक साल में कितना प्रिविलेज पास का हकदार होता है, तो एक गैजेटेड ऑफिसर को एक साल में 6 सेट पास मिलते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 76, द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन BC ड्यूरिंग एप्लीकेशन इज। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम एयर प्रेशर कितना होता है, तो ये 3.8 ±0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है हमारा 77, इन द पैसेंजर्स द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इज। पैसेंजर कोच में, इन द पैसेंजर कोच द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप, पैसेंजर कोच के अंदर ब्रांच पाइप का डायमीटर कितना होता है, तो ब्रांच पाइप का डायमीटर होता है इसमें 20 mm, ब्रांच पाइप 20 mm का होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर मेन पाइप की बात करें तो जो मेन पाइप होता है वो 25 mm का होता है, ब्रांच पाइप 20 mm का होता है और मेन पाइप 25 mm का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 20 mm। सवाल नंबर 78, क्लीवेज एंड क्लीवेज पिन आर द पार्ट ऑफ। क्लीवेज और क्लीवेज जो पिन है वो किसके पार्ट होते हैं, तो ट्रांजिशन कपलर के पार्ट होते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिशन कपलर। सवाल नंबर 79, हाउ मेनी डेज आर ग्रांटेड एज चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव के रूप में कितने दिन दिया जाता है, चाइल्ड केयर लीव जो होता है कितने दिनों तक मिलता है, तो ये 730 दिन के लिए मिलता है, 730 दिन। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 80, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज। जो एसएबी का बैरल होता है और कंट्रोल रॉड का हेड होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए उस डिस्टेंस को कहते हैं ए डायमेंशन। यानी कि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए डायमेंशन। और ये होता कितना ए डायमेंशन, ये होता है 70 + 2 - 0 mm, 70 + 2 - 0 mm होता है ए डायमेंशन। चलिए सवाल नंबर 81, द मिनिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन इज। गुड्स वैगन का मिनिमम व्हील गेज कितना होता है, तो मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे, खाली व्हील गेज की बात नहीं हो रही, मिनिमम। तो मिनिमम जो व्हील गेज होता है गुड्स का वो 1599 mm होता है मिनिमम। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें जनरली कितना होता है, तो ये होता है 1600 + 2 - 1, 1600 + 2 - 1 mm व्हील गेज। अगर आपको खाली माल डिब्बे का सिर्फ व्हील गेज पूछा जाए कि गुड्स वैगन का व्हील गेज कितना होता है, तो 1600 + 2 - 1 mm होगा। और अगर मिनिमम पूछा गया तो 1599 mm मिनिमम होगा। यहाँ पे मिनिमम पूछा गया तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 82, फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डे। जो फीमेल एम्प्लॉय होती हैं वो मैटरनिटी लीव उनको कितने दिनों की मिलती है, तो ये 180 दिन की होती है,
80 डेज। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 83, द हाई कैपेसिटी ऑफ ड्राफ्ट गियर इज, हाई कैपेसिटी वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा होता है? तो जो हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर होता है वो मार्क 50 है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और इसको MK50 भी कहते हैं, हम शॉर्टकट में MK50 भी कहा जाता है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 5385 किलोग्राम पर मीटर का इसकी किलोग्राम मीटर इसकी कैपेसिटी होती है। 5385 किलोग्राम मीटर इसकी कैपेसिटी होती है, और इसका शॉर्ट फॉर्म MK50 कहलाता है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा MK50। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 84, हाउ मेनी ब्रेक हेड एंड ब्रेक ब्लॉक कंप्लीट इन कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिगिंग? जो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेकिंग सिस्टम वाले कोच होते हैं उनके अंदर कितने ब्रेक हेड और ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं? कितने ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक हेड लगे होते हैं जिनमें अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेकिंग रिगिंग होती है? तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने होते हैं। मान लो कि ये हमारा एक बॉगी हो गया, और ये हमारा एक बॉगी, दूसरा बॉगी हो गया एक कोच का, और यहाँ पे एक डिस्क हो गया, एक्सल हो गया, यहाँ पे दूसरा एक्सल हो गया। ये एक डिस्क हो गया व्हील डिस्क, और ये व्हील डिस्क हो गया, ये हमारे व्हील है। अब यहाँ पे जो ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक हेड की बात हो रही है, तो एक ब्रेक ब्लॉक इधर होगा, एक इधर होगा, एक यहाँ इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक इसी प्रकार से चारों चक्कों में कुछ इस तरह से लगे होंगे, एक इस तरह, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक हेड एक साथ लगे होते हैं। तो एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, और इसमें 8, तो टोटल यहाँ कितने हो गए? दोनों मिला के 16, यानी कि एक कोच में टोटल 16 ब्रेक हेड और ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टोटल 16। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 85, इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC become invalid if the rake is stable in any examination yard। एयर ब्रेक स्टॉक में रेक यदि किसी परीक्षण यार्ड में स्टेबल होता है, कितने दिन स्टेबल होता है? तो उसकी जो BPC होती है उसकी जो वैधता होती है वो ख़त्म हो जाती है, स्टेबल इनवैलिड हो जाती है, BPC इनवैलिड हो जाती है। तो ये 24 घंटा, इसका आंसर होगा 24 आवर्स। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 24 आवर्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 86, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉई शेल बी इनिशियल टू मैटरनिटी लीव फॉर। एक महिला रेल कर्मचारी कितने दिनों के लिए मातृत्व अवकाश पाने की हकदार होती है? तो ये 180 दिन, ये पहले उधर भी देखा जा चुका है, क्वेश्चन था पहले उधर भी घुमा फिरा के यहाँ वही दिया है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 87, द मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द पिन एंड बुशेज इन ICF बॉगी। ICF बॉगी के अंदर जो पिन और बुश होते हैं उनके बीच में जो क्लियरेंस होता है वो कितना होना चाहिए? तो ये 1.5 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। अगर इससे कम क्लियरेंस होगा तो पिन और बुश जाम हो जाएंगे, जो पिन है वो बुश में जाम हो जाएगा और ब्रेक रिगिंग सही से काम नहीं करेगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 88, विच टाइप ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को हटा दिया गया है? तो BMBC जो BMBC होते हैं यानी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाले जो भी हैं उनमें जो स्लैक एडजस्टर है वो हटा दिया गया है। अब इनमें इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर होता है। ये ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 89, फुल फॉर्म ऑफ BLL वैगन। VLL वैगन का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जाता है क्या होगा? तो बॉगी लो लेवल होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 90, द कैपेसिटी ऑफ AR फॉर वैगन इज। वैगन में जो AR टैंक लगा होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो ये होती है 100 लीटर की, 100 लीटर की कैपेसिटी होती है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 91, द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। हाई कैपेसिटी का जो ड्राफ्ट गियर है वो कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, RF 361, RF 401, RF 600 और RF 21। तो सारा RF वाला सीरीज़ है। यहाँ पे MK50 एक होता है जो ऊपर हमने बताया था, जिसकी कैपेसिटी 5385 किलोग्राम मीटर होती है। और जो RF होता है जो सबसे पावरफुल है यहाँ पे, तो RF 361, ये RF 361। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, RF 361। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी 5725 किलोग्राम मीटर होती है।
इसकी कैपेसिटी 5725 किलोग्राम मीटर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 92, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एआर टैंक। एआर टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये आईसीएफ के लिए है, एलएचबी के लिए है या फिर वैगन के लिए है। तो वैगन में 100 होता है और एलएचबी और आईसीएफ में 200 होता है। तो यहाँ 100 तो कहीं दिया नहीं है, 200 दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 200 लीटर। चलिए सवाल नंबर 93, अगला सवाल, सवाल नंबर 93, ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशूड फॉर सच प्रीमियम गुड्स रेक विल बी वैलिड फॉर। ऐसे प्रीमियम मालगाड़ी रेक के लिए जारी किए जाने वाला ब्रेक पावर प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है। तो इसकी जो वैधता होती है ये होती है 12 प्लस माइनस 3 दिन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 प्लस माइनस 3 डेज। सवाल नंबर 94, ए कैटेगरी डिपो विल इशू बीपीसी ऑफ सीसी रेक वैलिड अप टू किलोमीटर। ए कैटेगरी का अगर कोई डिपो है वो किसी सीसी रेक को बीपीसी इशू करता है तो उसकी वैलिडिटी कितने किलोमीटर तक रहेगी। तो ये होती है 6000 kmph, 6000 किलोमीटर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 95, फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट, SPART, स्पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। चलिए सवाल नंबर 96, द ऑपरेटिंग कोड ऑफ बॉगी ओपन फ्लैट वैगन फॉर ISO कंटेनर्स। जो हमारा ISO कंटेनर के खुले फ्लैट वैगन बॉगी होते हैं उनका प्रचलन कोड क्या है, उनका कोड क्या है, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि है BFKI। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 97, डायमीटर ऑफ BC लाइन ब्रांच पाइप इज। BC लाइन का जो ब्रांच पाइप होता है उसका डाया कितना होता है। तो ये 18 mm होता है, 18 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 98, फुल फॉर्म ऑफ ART का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। सवाल नंबर 99, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का कलर क्या होता है। देखिए कलर जो होते हैं ना, कलर कोडिंग जो होती है, तो इनको ग्रुप में, स्प्रिंगों को ग्रुप में बांट दिया गया है और हर ग्रुप का एक अपना कलर होता है। जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, A, B और C, 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। जो हमारा A होता है वो येलो कलर का होता है, जो हमारा A होता है येलो कलर का होता है, जो B होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो हमारा C होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये 3 कोड यहाँ पे 3 ग्रुप में इनको बांट दिया गया। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो C ग्रुप का कॉइल स्प्रिंग कॉइल होता है उसका कलर क्या होता है। तो जो हमारा C होता है वो ग्रीन होता है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन, हरा। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम वैगन ऑन BG बोगी वैगन व्हील चेंजिंग द व्हील इज। पहिया बदलते समय BG बोगी वैगन पर, एक ही वैगन पर जो ट्रॉली होता है, एक ही ट्रॉली में पहिए का जो व्यास है उसमें कितना घटना बढ़ना अलाउ है। यानी कि अगर हमारा एक कोच है, एक वैगन है, तो एक वैगन के एक बोगी में, सेम बोगी में, सेम एक्सल पे जो हमारा व्हील का जो व्हील डाया है उसमें जो डिफरेंस है वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेम एक्सल के 2 व्हील डिस्क के बीच में। और अगर एक बोगी की बात की जाए तो एक बोगी में ये 13 mm होता है, 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर एक पूरे वैगन की बात की जाए तो पूरे वैगन में ये 25 mm से ज़्यादा का डिफरेंस व्हील डाया में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पूरे एक कोच की बात हो रही है, एक वैगन की बात हो रही है। एक वैगन में कितने जो व्हील डायमीटर है, व्हील ट्रेड का जो डायमीटर है उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए पूरे कोच में। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 101, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मंथ। ऑप्शन डी, 6 मंथ। सवाल नंबर 102, हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। तो ये है टोटल 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 4। सवाल नंबर 103, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन। राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आता है रीजन सी, ग क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 104,
Into how many regions Indian states have been classified according to official languages rules? राजभाषा नियमों के अनुसार भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है या फिर वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्षेत्र है, 3 रीजन में बांटा गया है। ए, बी और सी 3 रीजन में बांटा गया है। सवाल नंबर 105, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल 1976, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन? राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये रीजन ए में आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीजन ए। सवाल नंबर 106, हाउ मेनी फर्स्ट प्राइज आर गिवन फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन हिंदी इन ए ईयर अंडर इंसेंटिव स्कीम? प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है? कितना प्रथम पुरस्कार, सॉरी रुपए नहीं, कितना प्रथम पुरस्कार दिया जाता है? तो ये होता है 2। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 107, विच फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स आर टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन? संघ के सरकारी कामकाज में अंकों के किस रूप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें होता है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 108, Who is responsible for the violation of section 3 of official language rule 1963? राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये द ऑफिसर सिग्निंग सच डॉक्यूमेंट्स, इससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, किस भाषा में कोच के छत बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये होगा त्रिभाषी रूप में होता है शायद ये, हाँ ये त्रिभाषी रूप में होता है। क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, यानी एक क्षेत्रीय भाषा हो जाता है, एक हिंदी हो जाती है, एक अंग्रेजी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 110, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट हाउ मेनी लैंग्वेज वेयर इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल इनिशियली? जब संविधान को अपनाया गया था तो शुरू में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो ये 14 भाषाएं थी, 14 टोटल 14 भाषाएं थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए और ये 100 टोटल 110 क्वेश्चन थे, जिनके सारे के अभी हमने आंसर देखे और समझने की कोशिश की है। हो सकता है कि एक आध इसमें ऑप्शन मैंने गलत भी बताया हो सकता है, क्योंकि गलती हो जाती है कई बार, दिमाग में नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा कोई गलत आंसर मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।